आज क्या है तुम लोग कुछ चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू हुए करा कि नहीं करा तुम लोगों ने? ओके, यस सर, यस सर, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर, बोलो बेटा, 4। यस और नो? आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 तक के हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। आई मीन सिर्फ चैप्टर नंबर 2 पेंडिंग है। सो टिल दिस टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन कर लिया, चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन कर लिया एंड उसके एमसीक्यू भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, बराबर है ना? तो अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पे एंड दैट इज मार्केट। अब इस चैप्टर के अंदर में देखा जाए ना, पहले यूनिट दूसरा यूनिट बहुत ज़्यादा इजी है और तीसरा यूनिट जो है उसके अंदर में बहुत सारा कंटेंट है। यस और नो? राइट? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना ये कंसेप्ट। तो देखो चैप्टर के अंदर में 3 यूनिट है। यूनिट 1 टॉक्स अबाउट मार्केट, यूनिट 2 टॉक्स अबाउट प्राइस एंड यूनिट 3 टॉक्स अबाउट डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट। ठीक है, सबसे पहले मार्केट का मीनिंग समझ लेते हैं। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट एंड निगोशिएट फॉर द पर्पज ऑफ प्राइस। यस, तो ऐसे प्लेस, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर निगोशिएट फॉर द पर्पज ऑफ प्राइस। हालांकि कॉर्नॉट की डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो कॉर्नॉट कहते हैं भैया मार्केट डज नॉट मीन्स मार्केट मीन्स अ फिजिकल प्लेस, इट मीन्स मार्केट फॉर अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग मिल्क कंज्यूम करते हैं या टी कंज्यूम करते हैं, तो उनका मार्केट को हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। सो एज पर कॉर्नॉट द मार्केट डज नॉट मीन्स अ फिजिकल प्लेस बट इट मीन्स द मार्केट फॉर अ कमोडिटी। हर मार्केट के कुछ फीचर्स होते हैं। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ बायर एंड सेलर। अगर हम इसे मार्केट कहना चाहते हैं तो वहां पे बायर एंड सेलर का होना बहुत जरूरी है। सेकंड, दे मस्ट बार्गेन फॉर द पर्पज ऑफ प्राइस, उनका प्राइस बार्गेन होना बहुत जरूरी है। थर्ड, बायर एंड सेलर मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द मार्केट। एंड चौथा असम्पशन, देयर विल बी वन प्राइस इन अ पर्टिकुलर मार्केट। तो एक प्रोडक्ट का एक ही प्राइस रहेगा। हम ये अज्यूम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में कि एक प्रोडक्ट का एक ही प्राइस रहेगा अलग अलग मार्केट के अंदर में भी। यस, मार्केट को क्लासिफाई किया जाता है। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मार्केट का क्लासिफिकेशन। आपको अगर याद हो तो मार्केट कई बेसिस पे क्लासिफाई होता है। पहला बेसिस है मार्केट का ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे। याद करके देखो, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे मार्केट 4 कैटेगरी में आता है। पहला लोकल मार्केट, दूसरा रीजनल मार्केट, तीसरा नेशनल मार्केट, चौथा इंटरनेशनल मार्केट। सो अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो मतलब मार्केट जो आपके सिटी या शहर के अंदर में होगा उसको हम लोकल मार्केट या फॉर दैट मैटर रीजनल मार्केट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एपीएमसी मार्केट यार्ड आपके शहर का, ये एक रीजनल मार्केट है। फिर आता है नेशनल मार्केट, मतलब आप एक नेशनल बाउंड्रीज के अंदर में गुड सेल कर रहे हैं तो ये हुआ नेशनल मार्केट। और चौथा होता है इंटरनेशनल मार्केट। अगर एक से ज्यादा कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं तो ये कौन सा मार्केट हुआ? इंटरनेशनल मार्केट। टाइम के बेसिस पे भी हमारे पास 4 तरीके के मार्केट है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब पेरिशेबल गुड्स का जो मार्केट हुआ वो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट हुआ। दूसरा हुआ शॉर्ट पीरियड मार्केट, ऐसे गुड्स जो बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं उसको हम शॉर्ट पीरियड मार्केट कहते हैं। तीसरा हुआ लॉन्ग मार्केट, जो लार्जर देन शॉर्ट मार्केट होता है उसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट। और एक होता है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, स्कूटर एटसेट्रा, इनका जो मार्केट होता है ये वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट होता है। क्लियर है? ट्रांजैक्शन के बेसिस पे 2 तरीके का मार्केट होता है, कैश मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। कैश मार्केट मतलब कैश सेल्स, फॉरवर्ड मार्केट मतलब क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट, रेगुलेशन के बेसिस पे 2 तरीके का मार्केट है, एक है रेगुलेटेड, दूसरा है अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड मतलब कोई अथॉरिटी इसके ऊपर पे बैठाई गई हो, ये हुआ रेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट अगर मतलब इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं बैठाई गई है तो ये हुआ अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट, जैसे कि अगर मैं बैंक को देखूं तो आरबीआई एक रेगुलेटरी बोल करके वर्क करता है। अनरेगुलेटेड मार्केट फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसी कोई अथॉरिटी है ही नहीं, तो ये क्या बन गया? अनरेगुलेटेड मार्केट। वॉल्यूम के बेसिस पे हमारे पास 2 तरीके के मार्केट है, एक होलसेल, दूसरा रिटेल। यस, एंड कंपटीशन के बेसिस पे हमारे पास 2 तरीके के मार्केट है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में 2 तरीके के कॉम्पिटिशन आएंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली। यस और नो? और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में 2 आएंगे, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। क्लियर है? तो चलो यहां तक के फिर से एक बार क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हैं। पहला, मार्केट मीन्स a place where buyer and seller meet and negotiate for price। दूसरा, कॉर्नॉट की डेफिनेशन कहती है मार्केट इज नॉट अ प्लेस, इट मीन्स मार्केट फॉर अ कमोडिटी। मार्केट के 4 assumption है। पहला, देयर मस्ट बी बायर सेलर, दे बोथ negotiate for price, they both have knowledge about the market, yes or no, and there will be one price one market। क्लियर है? चलो
मार्केट के क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे हमारे पास कितने मार्केट है? 4। बताओ ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे कितने हैं? 4। कौन कौन से हुए? लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। यस और नो? राइट। दूसरा, टाइम के बेसिस पे हमारे पास कितना मार्केट है? 4। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। ट्रांजैक्शन के बेसिस पे कितने मार्केट है? 2। कैश, फॉरवर्ड। रेगुलेशन के बेसिस पे कितने मार्केट है? 2। रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड। वॉल्यूम के बेसिस पे कितने मार्केट है? 2। होलसेल, रिटेल। कंपटीशन के बेसिस पे कितने हैं? 2। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, इनपरफेक्टली कॉम्पिटिटिव। यस और नो? फिर आता है इस यूनिट में एक और चीज कही जाती है, टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर कितने प्रकार के हैं? 4। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, क्योंकि अभी हमने देखा कंपटीशन के बेसिस पे 2 है और वो 2 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो पहला हुआ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। चलो कम ऑन। परफेक्ट कंपटीशन इज वेयर देयर आर मेनी बायर, मेनी सेलर सेलिंग सिमिलर गुड्स। सो मेनी बायर, मेनी सेलर सेलिंग सिमिलर गुड्स, ये बना आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये क्या बना बेटा अभी? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। दूसरा आता है मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर में क्या होता है बेटा? 1 सेलर एंड मेनी बायर। यस और नो? IRCTC, इंडियन रेलवे। यस। नेक्स्ट आता है मोनोपोलिस्टिक, मेनी बायर, मेनी सेलर, डिफरेंशिएटेड गुड्स। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट मार्केट जो है इंडिया में, ये हो गया मोनोपोलिस्टिक मार्केट। देयर आर मेनी बायर, देयर आर मेनी सेलर, और सब रेस्टोरेंट अपने अपना गुड्स बेच रहे हैं। यस और नो? ये हो गया मोनोपोलिस्टिक मार्केट। फिर हो गया ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, जहां पे देयर आर ओनली फ्यू सेलर सेलिंग टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इसी के अंदर में आया। यस, देयर आर फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर। एयरलाइंस इसी सेगमेंट के अंदर में आ गया, फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स। तो जल्दी से फिर एक बार रिवाइज करो। टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर कितने बेटा? 4। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। सो भैया परफेक्ट कंपटीशन क्या है? मेनी बायर, मेनी सेलर सेलिंग सिमिलर गुड्स। मोनोपोली, मेनी बायर, 1 सेलर। प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा? यूनिक। तीसरा है मोनोपोलिस्टिक, मेनी बायर, मेनी सेलर, डिफरेंशिएटेड गुड्स। और ओलिगोपोली के अंदर में मेनी बायर, फ्यू सेलर, सिमिलर और डिफरेंशिएटेड गुड्स। यस और नो? यस। याद होगा तो ये चैप्टर आगे बढ़ता था, MR, TR और AR का कंसेप्ट हमें बताता था। यस। एक प्रोडक्ट बेच के जो रेवेन्यू आया इसको हम क्या कहते थे? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को हम डिफरेंस इन टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। यस, राइट। दूसरा होता था हमारा टोटल रेवेन्यू। सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू वाज कॉल्ड एज टोटल रेवेन्यू, एंड टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स वाज कॉल्ड एज एवरेज रेवेन्यू। तो पहला आता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। वापस से रिवाइज करो। मार्जिनल रेवेन्यू के 2 फॉर्मूले, टोटल रेवेन्यू एट n यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू एट n-1। इसी को हम चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q भी कहते हैं। यस और नो? राइट। दूसरा आता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को 2 तरीके के फॉर्मूले हैं। पहला, एडिशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू भी टोटल रेवेन्यू बनता है। दूसरा आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी भी टोटल रेवेन्यू बनता है। ठीक है। और तीसरा आता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू को हम क्या कहते हैं? प्राइस। मल्टीपल टाइम पूछा है, ये याद रखना। एवरेज रेवेन्यू को हम क्या कहते हैं? प्राइस भी कहते हैं। सो एवरेज रेवेन्यू मतलब TR अपॉन Q। अब TR का एक फॉर्मूला क्या था? P इंटू Q अपॉन Q। इसीलिए हम एवरेज Q कट करके एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस भी कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस भी कहते हैं। क्लियर है मालिक? चलो वापस से, मार्केट स्ट्रक्चर कितने हैं? मार्केट स्ट्रक्चर कितने हैं? 4। कौन कौन सा? पहला परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली, तीसरा मोनोपोलिस्टिक, चौथा ओलिगोपोली। फिर MR, TR, AR। MR का फॉर्मूला क्या है? TR एट 10 यूनिट माइनस TR एट n-1। यस और नो? राइट। या चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपन चेंज इन क्वांटिटी, दोनों यूज कर सकते हैं। दूसरा है TR। TR इज प्राइस इनटू क्वांटिटी या सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तीसरा है AR। AR का फॉर्मूला क्या है? TR अपॉन Q या फिर P इंटू Q अपॉन Q, या दैट इज AR इज इक्वल टू P। इसीलिए एवरेज रेवेन्यू को हम क्या कहते हैं? प्राइस भी कहते हैं। इज दैट डन? यस। फिर आता है बिहेवियरल प्रिंसिपल। अगर आपको याद हो तो इस यूनिट का लास्ट पार्ट था बिहेवियरल प्रिंसिपल। यहाँ यूनिट खत्म हो जाता है, यूनिट नंबर 1।
यस और नो, यहाँ यूनिट नंबर 1 ही खत्म हो जाता है, ये इतना इजी था। चलो, दो बिहेवियरल प्रिंसिपल है। पहला बिहेवियरल प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपका रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, इफ द टोटल रेवेन्यू इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट, यू शुड नॉट प्रोड्यूस। मतलब आपने प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए, या शटडाउन पॉइंट भी कहा जाता है इसे। अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट भी आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो आपने बिजनेस ऑपरेट ही नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट बिहेवियरल प्रिंसिपल बोलता है इफ टोटल रेवेन्यू इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट, इफ टोटल रेवेन्यू इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट, खत्म। हम इसे क्या कहेंगे, बोलो जल्दी से बेटा, फर्म शुड नॉट वर्क ऑन, और इसे हम शटडाउन पॉइंट भी कहेंगे। दूसरा आता है प्रिंसिपल नंबर 2, जो कहता है कि भैया फर्म ने तब तक के प्रोड्यूस करते रहना चाहिए टिल द टाइम योर एमआर इज इक्वल टू एमसी और एमआर इज हायर देन एमसी। अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू आपकी मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर है तो आप एक्चुअली प्रॉफिट में ही है, इफ रेवेन्यू इज हायर देन कॉस्ट। अगर आप रेवेन्यू हायर देन कॉस्ट है तो आपने डेफिनेटली प्रोड्यूस करना चाहिए, या एमआर इक्वल टू एमसी भी है तो आप शॉर्ट टर्म में तो एटलीस्ट वर्क कर ही सकते हैं। यस और नो, क्योंकि कई बार गुड्स कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे भी बेचना होता है, तो आपका एमआर इक्वल टू एमसी है तो भी चलेगा, एमआर इज हायर देन एमसी है तो भी चलेगा। इन दोनों केसेस में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दो बिहेवियरल प्रिंसिपल है। बिहेवियरल प्रिंसिपल 1 बोलता है अगर आपका टोटल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, आपने क्या, सॉरी, अगर आपका टोटल रेवेन्यू इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट, आपने प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, अगर आप क्या कर दिए, जब तक के प्रोड्यूस करते रहिए टिल द टाइम योर एमआर इज इक्वल टू एमसी और एमआर इज हायर देन एमसी। क्लियर है मालिक? तो देख लीजिए, ये है बिहेवियरल प्रिंसिपल। यस, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां से हमारा यूनिट 2 डिटरमाइन चालू होता है। यूनिट 2 में हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, प्राइस डिटरमाइन करते हैं। यूनिट 2 में हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, प्राइस डिटरमाइन करते हैं। आ जाओ यूनिट 2 को रिवाइज करते हैं फटाफट। यूनिट 2 कहता है प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। वो कहते हैं भैया देखिए, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जनरली द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय अ इक्विलिब्रियम। प्राइस कहां डिटरमाइन होता है, इक्विलिब्रियम। इसको समझने के लिए एक छोटा सा टेबल समझ लीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। यस, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसका टेबल समझ लीजिए। सबसे पहले आता है बेटा प्राइस, फिर आता है डिमांड, फिर आता है सप्लाई, फिर आता है इफेक्टिव प्राइस। अब समझिए, मेरा प्राइस 6 रुपीज था। टेबल को बड़े ध्यान से देखिएगा। यस, मैं स्क्रीन पे ला देता हूं, टेबल को बड़े ध्यान पे देखिएगा। अगर प्राइस 6 रुपए था तो डिमांड थी 200 और सप्लाई था 500। यस, यहां सप्लाई क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि एट हायर प्राइस हायर क्वांटिटी इज सप्लाइड, लॉ ऑफ सप्लाई। यस और नो। यहां डिमांड क्यों कम है, बिकॉज एट हायर प्राइस लोअर क्वांटिटी इज डिमांडेड, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। अब अगर डिमांड 200 की है, सप्लाई 500 है, तो आपके हिसाब से प्राइस किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? नीचे। क्यों? क्योंकि सप्लाई करने वाले ज्यादा लोग हैं और डिमांड करने वाले कम लोग हैं। तो ऐसे केस में बायर उससे बाय करेगा जो बेस्ट रेट में हमें क्या प्रोवाइड कर रहा हो, सप्लाई। चलिए, मैंने प्राइस क्योंकि नीचे जाना चाहिए, प्राइस को ड्रॉप किया, 6 के जगह पे प्राइस 5 लेके आया। अगर प्राइस नीचे आया तो क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जाएगा एंड क्वांटिटी सप्लाइड नीचे आएगा। यस और नो? तो देखिए सेकंड केस में हमने देखा कि सप्लाई 420 एंड डिमांड 280, बराबर है। अब यहां पे प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे? स्टिल वही, सप्लाई इज हायर देन डिमांड, यानी आपका इफेक्टिव प्राइस कहां जाएगा, नीचे। फिर आता है तीसरा सिचुएशन, हमने प्राइस को और ड्रॉप किया, 4 रुपए पे लेके आया। अगेन क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जाएगी एंड क्वांटिटी सप्लाइड नीचे आएगी। यस, स्टिल सप्लाई इज मोर देन डिमांड, क्या मैं अगेन कह सकता हूं प्राइस और नीचे आएगा? एंड 3 इज द प्राइस जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। इस सिचुएशन को जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड हम कहते थे इक्विलिब्रियम। द प्राइस विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यस और नो? सो इसीलिए एक लाइन आती है कि प्राइस डिटरमाइन होता है बाय इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस कहां होता है, बाय इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे जाने के कारण आपका प्राइस चेंज होता है, पर कॉन्ट्रैक्ट तो कहां होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पे ही होगा। यस, अज्यूम करते हैं और प्राइस नीचे गया तो अब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हाई हो जाएगी एज कंपेयर टू क्वांटिटी सप्लाइड। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, तो ऐसे केस में प्राइस कहां खींचेगा, ऊपर। क्लियर है? सो जनरली द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जनरली द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दीज प्राइस आर ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस
These prices are also called as equilibrium price, where market demand is equal to market supply. MD is equal to MS. Clear है? तो जनरली द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, बोलो बेटा, इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अब देखिए डिमांड कर्व कहाँ जाता है? नीचे. जबकि सप्लाई कर्व कहाँ जाता है? ऊपर. यस और नो? सो डिमांड कर्व इज अ निगेटिव स्लोप, वेयर एज सप्लाई कर्व एज अ पॉजिटिव स्लोप. बराबर है? तो इधर देखिए डिमांड कर्व नीचे जाएगा, सप्लाई कर्व ऊपर जाएगा. एक प्राइस जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम. यस, तो ये बनेगा इक्विलिब्रियम प्राइस, ये बनेगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. क्लियर है मालिक? यस. और इसीलिए जो कर्व होता है, तुम किसी डिमांड कर्व से हो, मैं किसी सप्लाई कर्व से हूं, एक दिन हम जरूर मिलेंगे. क्या क्या क्या? मैं किसी डिमांड कर्व से हूं, तुम किसी सप्लाई कर्व से हो, और एक दिन हम जरूर मिलेंगे. यस. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व? चलिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व को पहले ये चैप्टर नंबर 4 को चैप्टर नंबर 2 से जोड़ते हैं. यस और नो? हमारा डिमांड कर्व क्यों शिफ्ट होता है? फॉर द फैक्टर अदर देन प्राइस. एक प्रोडक्ट का प्राइस कई फैक्टर से डिटरमाइन होता है. एक प्रोडक्ट का जो डिमांड है, ये कई फैक्टर से अफेक्ट होता है. कौन कौन से फैक्टर से डिमांड अफेक्ट होता है? डिमांड इज अफेक्टेड बाय, पहला प्राइस, दूसरा इनकम, तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चौथा पॉपुलेशन. ऐसा नो? याद आ रहा है क्या? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस. ये कहाँ है? चैप्टर नंबर 2. तो आपकी डिमांड किन किन चीजों से अफेक्ट करती है? कम ऑन वंस अगेन. आपकी डिमांड कई चीजों से अफेक्ट करती है. पहला प्राइस, दूसरा इनकम, तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चौथा पॉपुलेशन एटसेट्रा. वही फैक्टर से डिपेंड करती है. अगर प्राइस के चक्कर में डिमांड ऊपर या नीचे गई, वी कॉल्ड इट एज एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. याद आ रहा है क्या? यस. अगर प्राइस के चक्कर में डिमांड ऊपर या नीचे गई, वी कॉल्ड इट एज एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. लेकिन अगर प्राइस को छोड़ के किसी भी अदर फैक्टर के कारण डिमांड ऊपर या नीचे गई, वी कॉल्ड इट एज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. सो व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट, एंड व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट. याद आ रहा है मालिक? अब ध्यान से सुनिए. अगर क्या हो, आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ, तो अगर डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है, सप्लाई रिमेन कांस्टेंट. अगर डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ तो हियर राइट में शिफ्ट हुआ तो वी विल कॉल इट एज इंक्रीज इन डिमांड. लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो वी विल कॉल इट एज डिक्रीज इन डिमांड. बराबर है कि नहीं है? सो अगर प्राइस के चक्कर में हुआ, वी कॉल्ड इट एज एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड. प्राइस छोड़ के किसी भी अदर फैक्टर के कारण आपकी डिमांड अफेक्ट हुई, वी कॉल्ड इट एज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. अब सवाल उठता है, मान लो मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ, तो व्हाट विल हैपन टू प्राइस? अब सोच के देख, अगर मेरा डिमांड कर्व इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है, तो डोंट यू थिंक मेरा जो इक्विलिब्रियम था वो भी शिफ्ट हो जाता है, और मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने के कारण मेरा प्राइस भी क्या हो जाएगा? शिफ्ट. अगर डिमांड एंड सप्लाई एक साथ शिफ्ट हुए, तो देयर विल बी चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बट प्राइस विल नॉट चेंज. अगर डिमांड एंड सप्लाई एक साथ शिफ्ट हुए, ये भी 10% से हुआ, ये भी 10% से हुआ, तो प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे ही होंगे दोनों. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल चेंज. सो इफ डिमांड कर्व शिफ्ट, इक्विलिब्रियम ऑल्सो शिफ्ट, एंड देयरफॉर प्राइस ऑल्सो चेंज, बट प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इफ डीसी शिफ्ट टू राइट, price will rise. If DC shift to left, price will fall. Yes or no? अगर DC राइट में शिफ्ट करता है तो प्राइस राइज होंगे, और DC अगर लेफ्ट में शिफ्ट करता है तो प्राइस फॉल होगा. ठीक उसी तरीके से इफ सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स. इफ सप्लाई कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस राइज. इसको एक बार फिर से पढ़ो. तो अगर आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, आपका इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होगा. बट प्राइस इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से ही आएगा. डीसी राइट में शिफ्ट होता है तो प्राइस राइज होता है, डीसी लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो प्राइस फॉल्स होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल होता है. इफ सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट, equilibrium quantity fall. If supply curve shift to left, equilibrium price rise. Clear है मालिक?
इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व। देखिए ऐसा हो सकता है डिमांड और सप्लाई कर्व एक साथ शिफ्ट हो जाए, तो याद करो डिमांड और सप्लाई कर्व अगर एक साथ शिफ्ट हुआ तो इक्विलिब्रियम भी कंटिन्यूसली शिफ्ट होगा। इफ इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, अगर डिमांड भी उसी क्वांटिटी में इंक्रीज होता है जिस क्वांटिटी में सप्लाई इंक्रीज हुआ है, देन ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस शैल बी इक्वल टू द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल चेंज। डिमांड 10% से चेंज हुआ, सप्लाई भी 10% से चेंज हुआ, दोनों रहेंगे तो इक्विलिब्रियम पे ही, तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल नॉट चेंज बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल चेंज। समझ में आ रही बात? दूसरा, if increase in demand is more than increase in supply, if increase in demand is more than increase in supply, new equilibrium price will be higher than old equilibrium price। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी हायर देन ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। if supply is more than demand, increase in supply is more than demand, then equilibrium price will be less than old equilibrium price। read it again, एक और बार रिविजन करो। if demand and supply change in the equal ratio, that is increase in demand is equal to increase in supply, then old equilibrium price shall be equal to new equilibrium price, but equilibrium quantity will change। if demand is higher than supply, मतलब increase in demand is higher than increase in supply, तो ऐसे केस में क्या होगा सर? ऐसे केस में न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी हायर देन ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, और अगर सप्लाई इज मोर देन डिमांड देन न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लेस देन ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। यहां आपका यूनिट नंबर 2 भी क्या होता था? ओवर। तो यूनिट नंबर 2 में प्राइस डिटर्मिनेशन के 3 कंसेप्ट है। पहला, जनरल प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? जनरल प्राइस डिटरमाइन होगा बाय इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा, अगर डिमांड या सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है तो क्या होगा? डिमांड या सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है तो इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होगा, बट द प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और तीसरा हमने पढ़ा था, अगर दोनों कंटिन्यूसली शिफ्ट हुए तो हमारे पास 3 पैरामीटर थे। इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, price will be same, quantity will be higher। if demand is higher than supply, then equilibrium will form higher और equilibrium will form lower if supply is higher than demand। खत्म। समझ में आया? 3 पैरामीटर थे, इन 3 पैरामीटर पे ही काम होगा। यहां से हमारा चालू होता था यूनिट नंबर 3। याद आ रहा है क्या दोस्त? यहां से हमारा चालू होता था यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 क्या है दोस्त? यूनिट नंबर 3 था सर आपका टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और उसके प्राइस एंड प्रॉफिट डिटर्मिनेशन। ये सुनो, सबसे पहले हम फीचर करते हैं परफेक्ट कंपटीशन को। चलो बेटा, परफेक्ट कंपटीशन बताओ क्या क्या होता था? जितना आपको याद है फटाफट बताओ। आर देयर मेनी बायर, मेनी सेलर, सेम प्रोडक्ट है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट? यस। फर्म इज अ प्राइस मेकर और अ प्राइस टेकर? प्राइस टेकर। बताओ, बोथ बायर एंड सेलर हैव द नॉलेज अबाउट द मार्केट? यस, बोथ बायर एंड सेलर हैव द नॉलेज अबाउट द मार्केट। यहां पे सेलिंग कॉस्ट और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ज्यादा होती नहीं। यस और नो? राइट। शॉर्ट रन में इनका प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होता है? शॉर्ट रन के अंदर में आप याद करो, ये लोग 3 तरह के प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। पहला, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वेयर एवरेज रेवेन्यू इज हायर देन एवरेज कॉस्ट। दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट वेयर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। और तीसरा क्या हो सकता है? लॉसेस वेयर एवरेज कॉस्ट इज हायर देन एवरेज रेवेन्यू। ठीक है। लॉन्ग रन में क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर होगा तो बहुत सारे मार्केट प्लेयर क्या आ जाएंगे? मार्केट के अंदर में आ जाएंगे जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देंगे? वाइप आउट। इसीलिए लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन को सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज AR मस्ट बी इक्वल टू AC। क्लियर है? चेक कीजिएगा परफेक्ट कंपटीशन के पूरे पॉइंट, एक एक पॉइंट को। पहला, देयर आर मेनी बायर, देयर आर मेनी सेलर सेलिंग सिमिलर गुड्स। दूसरा, फर्म इज अ प्राइस टेकर। तीसरा, बोथ बायर एंड सेलर हैव द नॉलेज अबाउट द मार्केट। चौथा, इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पांचवा, डिमांड कर्व ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन इज अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस। हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस बोला है, या आप हॉरिजॉन्टल लाइन टू वाई एक्सिस भी बोल सकते हो ना। यस। तो आप इसको पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देता है, क्योंकि हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, इनका एवरेज रेवेन्यू ही इनका क्या बन जाता? प्राइस। सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। समझ आ रहा है बात?
अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है बेटा, मान लो अगर 6 रुपए है विच इज अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, यू आर रेडी टू सप्लाई अनलिमिटेड क्वांटिटी, तो ऐसे केस में ही आपका एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू क्या बन जाता? प्राइस। समझ आ रहा है बात? सिंगल फर्म कैनॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड डीसी ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। क्यों परफेक्टली इलास्टिक है? आप प्राइस को प्रॉपर करो, हम अनलिमिटेड क्वांटिटी को क्या करेंगे? सप्लाई। ऐसे मार्केट में दो ही कंडीशन है इक्विलिब्रियम अचीव करने की, याद करके देखो तो हमने ये पढ़ा है दोस्त, दो कंडीशन इक्विलिब्रियम अचीव करने की। पहली कंडीशन एम आर मस्ट बी इक्वल टू एम सी, इसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। एटलीस्ट योर मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है कहीं पे भी क्या अचीव करने की? इक्विलिब्रियम। दूसरा कंडीशन था योर एम सी लाइन मस्ट कट द एम आर लाइन फ्रॉम बिलो, योर एम सी लाइन that is marginal cost line must cut the marginal revenue line from below, which simply denoting your revenue must be higher than your cost. समझ में आ रही है बात? Right? So there are two conditions for achieving equilibrium. Everyone, there are two conditions for achieving equilibrium. पहला, MR must be equal to MC, इसे हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी कहते हैं। एंड दूसरा, MC curve line must cut the MR curve line from below. प्रॉफिट डिटर्मिनेशन कैसे होगा? शॉर्ट रन में तीन तरह की चीजें हो सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस। लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, चलो थर्ड रिवीजन वापस से इसी चीज का। ठीक है, पहला, आर देयर मेनी बायर मेनी सेलर सेलिंग सिमिलर गुड्स? यस, फर्म इज अ प्राइस taker, both buyer and seller have the knowledge about the market. In perfect competition, price is determined by interplay of demand and supply. Yes, it is a parallel straight line to x-axis. Yes, तो भैया AR must be equal to MR must be equal to price and single firm cannot influence the price. ऐसे केस में जो आपका डिमांड कर्व होता है ये कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, आपकी डिमांड या सप्लाई किधर भी जा सकती है। इससे मार्केट में इक्विलिब्रियम अचीव करने के दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, एमआर मस्ट बी इक्वल टू एमसी, एंड दूसरा, एमसी कर्व मस्ट कट द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। यस और नो? प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, शॉर्ट रन में कितने प्रॉफिट हो सकते हैं? 3, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस। लॉन्ग रन में क्या होगा? ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है मालिक? नेक्स्ट कंसेप्ट आता था मोनोपोली का। मोनोपोली का मतलब क्या होता था? याद करके देखो, देयर आर सिंगल सेलर मेनी बायर। प्रोडक्ट सिमिलर होगा या डिफरेंशिएटेड होगा? डिफरेंशिएटेड। अगर आप ही सिंगल फर्म है, मोनोपोली है, मतलब आपका डिमांड कर्व इज इंडस्ट्री डिमांड कर्व इज मार्केट डिमांड कर्व। यस, यस और नो? योर सप्लाई कर्व डिनोट्स द इंडस्ट्री डिमांड। यस। अच्छा मुझे बताइए, सिंस यू आर द ओनली सप्लायर, आर यू प्राइस मेकर और यू प्राइस टेकर? यस, दे आर प्राइस मेकर। शॉर्ट टर्म में आप तीन तरह की चीजें कर सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस। लॉन्ग रन में क्योंकि आप मोनोपोली हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों कंटिन्यू हो सकते हैं। अरे एवरीबॉडी, तो पहला, मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर एंड देयर आर मेनी बायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे ज्यादा एमसीक्यू इस पे आता है। इट हैज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इट हैज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तक ये प्राइस कम करते नहीं तब तक के क्वांटिटी सेल इंक्रीज होता नहीं, तो दे हैव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, जिसी को हम इंडस्ट्री डिमांड कर्व भी कहते हैं। So it has a downward sloping demand curve and average revenue curve. Monopoly firm is the industry and supply curve of monopoly firm is equals to industry supply curve. क्योंकि इंडस्ट्री को जितना सप्लाई हो रहा है वो लॉजिकली हो ही आपके पास से रहा है, तो आपका जो मोनोपोली का सप्लाई कर्व है वही इंडस्ट्री का क्या बन जाता? सप्लाई कर्व। इनका जो एमआर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू लाइन होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एंड एमआर लाइन लाइज हाफवे बिटवीन वाई एक्सिस एंड ए आर लाइन। ये कैसा कर्व होता है मैं आपको बताता हूँ। ये होता है आपका एवरेज रेवेन्यू, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। आपका एमआर लाइन कुछ ऐसा होता है, इट रन्स हाफवे बिटवीन ए आर एंड एमआर। AR कैन नेवर बी निगेटिव। एवरेज रेवेन्यू तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव हो सकता है,
मोनोपोली फर्म इज अ प्राइस मेकर, मोनोपोली फर्म इज अ प्राइस मेकर। शॉर्ट रन में 3 तरह के प्रॉफिट हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस। लॉन्ग रन में 2 ही हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? चलो वापस से वंस अगेन। मोनोपोली का मतलब क्या है बेटा? सिंगल सेलर एंड मेनी बायर। इसका डिमांड कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, यानी अगर मोनोपोली फर्म को ज्यादा बेचना है तो उसे प्राइस कम करना पड़ेगा। मोनोपोली फर्म इज द इंडस्ट्री, तो मोनोपोली फर्म का सप्लाई कर्व यही इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व भी होता है। इनका एमआर पॉजिटिव, जीरो या निगेटिव तीनों हो सकता है, और एमआर वाई एक्सिस और एआर के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट, इनका एआर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। दे आर प्राइस मेकर। शॉर्ट रन में 3 तरीके की चीजें हो सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस। लॉन्ग रन में क्या हो सकता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है मालिक? अच्छा, आपको याद होगा तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी एक कंसेप्ट होता है मोनोपोली के अंदर में। मोनोपोली के अंदर का एक और कंसेप्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। याद आ रहा है क्या दोस्त? व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली फर्म के अंदर में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है क्योंकि ये अलग अलग सब मार्केट के अंदर में डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं। जहां पे डिमांड इनइलास्टिक है वहां पे ये लोग हायर प्राइस चार्ज कर देते, जहां डिमांड इलास्टिक है वहां ये लोग लोअर प्राइस चार्ज कर देते हैं। जहां इन इलास्टिक है मतलब उनको प्राइस से फर्क पड़ रहा नहीं, जहां इलास्टिक है मतलब उनको प्राइस से फर्क पड़ता है। तो इलास्टिक मार्केट में ये लो प्राइस रखते और इन इलास्टिक मार्केट में ये हायर प्राइस रखते, और इसी के लिए ये लोग क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो पाता है। पीग्यू कहते हैं, पीग्यू कहते हैं देयर आर 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहां आप एंटायर कंज्यूमर सरप्लस खत्म कर देते हैं। सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहां थोड़ा बहुत कंज्यूमर सरप्लस छोड़ देते हैं। और थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहां आप सेगमेंट के बेसिस पे क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन, जैसे एज, पर्सन, सेक्स, इनकम, इनके बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आपको जो क्वेश्चन आता है वो आता है 3 के ऊपर, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपको जो क्वेश्चन आता है वो किसके ऊपर आता है? थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, इनकम, सेक्स एटसेट्रा। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इफ प्रोड्यूसर चार्ज डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर, इट इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एज पर पिग्यू there are 3 degree of price discrimination. First degree of price discrimination where entire consumer surplus is taken away. Second degree of price discrimination जहां पे some surplus is left. और third degree of price discrimination is where discrimination is on the basis of population, income, sex, etc. Generally, producer charge higher price in less elastic market and lower price in full elastic market. Therefore, price discrimination became possible. Yes or no? चलो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ये पार्ट लिख लो, नहीं लिया होगा तो फोटो ले लो जल्दी से। तो चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर, यस, ये क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पीक्यू कहते हैं 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। एक जहां पे एंटायर कंज्यूमर सरप्लस खत्म हो जाए, दूसरा बोलो जल्दी से, जहां थोड़ा बहुत कंज्यूमर सरप्लस छोड़ दे, तीसरा क्या होता है? जहां पॉपुलेशन इनकम के बेसिस पे करे। मोनोपोलिस जनरली प्राइस डिस्क्रिमिनेट कैसे करता है? हायर प्राइस चार्ज करता है लेस इलास्टिक मार्केट में एंड लोअर प्राइस चार्ज करता है फुल्ली इलास्टिक मार्केट में। क्लियर है मालिक? आओ, तीसरा कंसेप्ट था मोनोपोलिस्ट। तीसरा कंसेप्ट क्या था? मोनोपोलिस्ट। अगर आप मोनोपोलिस्ट को देखेंगे तो ये दोनों के फीचर्स कंबाइन करता है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन प्लस मोनोपोली, और ये इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है। ये कौन से टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है? इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है। सो मोनोपोलिस्ट के अंदर में देर आर मेनी बायर, देर आर मेनी सेलर सेलिंग
डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स। तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्ट में एक ही डिफरेंस है, यहाँ जो प्रोडक्ट होता है ये कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? It is a blend of perfect competition and monopoly. It is a blend of perfect competition and monopoly. Firm is again a price taker. Firm is again a price taker. क्योंकि ये लोग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट रखते हैं, इनको बहुत सारा एक्सपेंसेस क्या करना पड़ता है, इनकर करना पड़ता है ऑन एडवर्टीजमेंट। तो दे इनकर ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। शॉर्ट रन में इनके पास भी तीन ही प्रॉफिट होते हैं, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और लॉसेस। लेकिन लॉन्ग रन में बोलो जल्दी से, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। चलो वापस से मोनोपोलिस्ट फर्म बताओ। देर आर मेनी बायर, देर आर मेनी सेलर सेलिंग डिफरेंशिएटेड गुड्स। इट इज अ ब्लेंड ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली। फर्म इज अ प्राइस टेकर। ह्यूज एक्सपेंडिचर इज डन ऑन एडवर्टीजमेंट। प्रॉफिट डिटर्मिनेशन वही सेम जैसा परफेक्ट कॉम्पिटिशन का होगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस। लॉन्ग रन के अंदर में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं। लास्ट कंसेप्ट था हमारा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या था बोलो जल्दी से? फ्यू सेलर्स एंड many buyers. There are few sellers and many buyer. Yes or no? The theory of oligopoly is also called as theory of group behavior. Actually oligopoly firm interdependence पे वर्क करता है। Since there are only few sellers, तो इसको उन competitors के प्राइसिंग और उसके साथ ही क्या करना होता है, चलना होता है। Yes or no? इसीलिए ओलिगोपोली के अंदर में इंटरडिपेंडेंस ऑन द राइवल फर्म्स बहुत ज़्यादा होता है, राइट? सो theory of oligopoly is also called as theory of group behavior. ओलिगोपोली मतलब few sellers and many buyers. Demand curve and price of oligopoly firm cannot be determined. Demand curve of a oligopoly firm cannot be determined. ये डिटरमाइन हो ही नहीं सकता। सर क्यों डिटरमाइन नहीं हो सकता? क्योंकि आपका प्राइस इंटरडिपेंडेंट है किसके ऊपर? राइवल के ऊपर। यस और नो? तो इंटरडिपेंडेंस के कारण ओलिगोपोली फर्म का प्राइस डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, डिमांड कर्व भी डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। यस। Price and output depend upon competitor. Price and output totally depend upon competitor. Yes or no? चलो वापस से बोलो ओलिगोपोली फर्म के बारे में। 4 पॉइंट बोलो ओलिगोपोली फर्म के बारे में। There are few sellers, many buyer. Product may be same or different. दोनों हो सकते हैं। Third, the theory of oligopoly is also called as theory of group behavior. Oligopoly means few sellers and many buyers. डिमांड कर्व एंड प्राइस डिटरमाइन हो सकता नहीं, बिकॉज आप इंटरडिपेंडेंट है कॉम्पिटिटर के ऊपर। इज दैट डन? अच्छा, एक इकोनॉमिस्ट है पॉल स्विजी। हम इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट था किंग्ड डिमांड कर्व। याद आ रहा है क्या मालिक? यहां ये चैप्टर क्या हो जाता था? ओवर। चलो बोलो किंग्ड डिमांड कर्व। अब ये किंग्ड डिमांड कर्व क्या कंसेप्ट था? एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था पॉल स्विजी। ये कहते थे जनरल रूल तो ये है कि भैया ओलिगोपोलिस्टिक फर्म का डिमांड कर्व डिटरमाइन हो सकता नहीं, लेकिन ये देते थे कि भैया डिमांड कर्व जो होता है ओलिगोपोलिक फर्म का वो रिजिड होता है, और इसीलिए हम इसको थ्योरी ऑफ प्राइस रिजिडिटी भी कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ प्राइस रिजिडिटी भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर थ्योरी ऑफ प्राइस रिजिडिटी कैसे होता है? थ्योरी ऑफ प्राइस रिजिडिटी कैसे होता है? देखिए ये कहते हैं, ये ऐसा एक किंग्ड डिमांड कर्व बनाते हैं। इधर समझिए, ये ऐसा एक डिमांड कर्व बनाते हैं। ये कहते हैं देखिए ओलिगोपोली फर्म की जो इंडस्ट्री है या ओलिगोपोली जो इंडस्ट्री है, राइट, इसमें जो डिमांड कर्व होता है ये किंग्ड डिमांड कर्व होता है। किंग्ड मतलब क्या, जरा ये समझिए। देयर इज नो स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द प्राइस। अगर आपने प्राइस इंक्रीज किया, कॉम्पिटिटर इंक्रीज नहीं करेगा एंड यू विल लूज द कस्टमर। आपने प्राइस गिराया, वो जरूर प्राइस गिराएगा, है ना, वो जरूर प्राइस गिराएगा। मतलब ना तो आप प्राइस बढ़ा सकते हैं, ना तो आप प्राइस कम कर सकते हैं। इसीलिए आपका प्राइस एक जगह रिजिड हो चुका है, किंग्ड हो चुका है, अटक गया है ना। और इसी के लिए हम इसे कहते हैं किंग्ड डिमांड कर्व। तो जनरल रूल क्या है? डिमांड कर्व ओलिगोपोली फर्म में निकलता नहीं, पर पॉल स्विजी कहते हैं कि अगर निकल भी पाया तो वो किस तरह का होगा? किंग्ड डिमांड कर्व। अगर इसके ऊपर का कोई पोर्शन होगा तो वो कंप्लीटली इलास्टिक होगा, मतलब आपके पास में ह्यूज सेल्स का डिफरेंस आ जाएगा।
यस मतलब आपने प्राइस ज्यादा चार्ज किया इस प्राइस से, तो भैया आपको इलास्टिसिटी देखने को मिल जाएगी, लोग आपके कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट हो जाएंगे। आपने प्राइस कम किया तो फिर ये इन इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि वो लोग भी कम कर देंगे, तो कोई ऐसा सच आपको इम्पैक्ट देखने नहीं मिलेगा। सो इसीलिए ये प्राइस क्या हो जाता है बेटा, रिजिड, है ना। आ जाओ, किंग्ड डिमांड कर्व। जनरली डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली फर्म कैनॉट बी डिटरमाइंड, demand curve of oligopoly firm cannot be determined, but according to Paul Sweezy the demand curve shall be kinged demand curve. It is also called as price rigidity theory. Firm cannot increase the price in the fear that competitor will not increase the price. They cannot reduce the price because competitor will also reduce the price, therefore price is rigid. Or portion above the demand curve is elastic, portion below the demand curve is inelastic. Yes, इसका फोटो ले लीजिए सर, जिन जिन का बाकी है उनका। इज दैट डन? तो सर चैप्टर इज ऑल्सो ओवर। यस, चलिए मैं आपके सामने एक बार स्क्रीन पे पूरा बुक घुमा रहा हूं, आप एक बार देख लीजिएगा जल्दी से, और फटाफट एक क्विक रीडिंग और मान लो काम खत्म हो जाएगा। चलो कम ऑन, हैव अ क्विक रीडिंग। फीचर्स ऑफ मार्केट, मार्केट क्लासिफिकेशन, मार्केट स्ट्रक्चर कितने टाइप थे? चार। कंसेप्ट ऑफ MRTR AR, याद करो दो बिहेवियरल प्रिंसिपल थे। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंटरप्ले ऑफ, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस आता था।
डिमांड कर्व शिफ्ट होता था, ये वाला पार्ट पढ़िए। डन है जी। साइमल्टेनियस शिफ्ट अगर होगा तो देखो क्या करना चाहिए। डन। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट एंड ओलिगोपोली। रीड ऑल द पॉइंट्स। डन। रीड इट, रीड इट। इफ इट इज डन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ लो।
डन। किंग डिमांड कर्व, डन है, परफेक्ट। तो यहां आपका चैप्टर नंबर 4 भी खत्म होता है और हमारा रिवीजन की सीरीज में चैप्टर नंबर 3/5 ऑफ द सिलेबस इज ओवर। चलो एमसीक्यू बुक लाए हो आज कि नहीं लाए हो? नहीं लाए हो, कैसा करेंगे फिर? लाए हो कि नहीं लाए हो? नहीं लाए हैं मैक्सिमम लोगों ने। क्या करें, एक काम कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 5 डन कर सकते हैं। क्या बोलते हो, चैप्टर नंबर 5 भी डन कर दें? मतलब अपना कंटेंट खत्म हो जाता, फिर अगले 2 दिन हम एमसीक्यू ही डन कर देंगे, ठीक है? चलो चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ, बिजनेस कनेक्शन, दैट इज बिजनेस साइकिल। आ जाओ मालिक। यस सर, ये है चैप्टर नंबर 5 माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन। चैप्टर बहुत ही छोटा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज ही शुरू होगा, आज ही खत्म भी हो जाएगा। यस, बिजनेस साइकिल, ये टॉपिक माइक्रो है कि मैक्रो है? मैक्रो टॉपिक है, माइक्रो टॉपिक नहीं है। यस, वो कहते हैं हर इकोनॉमी 4 बिजनेस साइकिल से गुजरती है, 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल से गुजरती है, राइट? पहला एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, थ्रू। तो यहां पे 2 टर्निंग पॉइंट है, एक है पीक और दूसरा है थ्रू। तो देयर आर 2 टर्निंग पॉइंट्स, यस और नो? बिजनेस साइकिल आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रेड साइकिल्स एज वेल। बिजनेस साइकिल आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रेड साइकिल्स एज वेल। तो सबसे पहले व्हाट इज बिजनेस साइकिल? एग्रीगेट फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल। Aggregate fluctuation in the economic activity is called as business cycle. It is also called as economic booms and slumps. It is a natural rise and fall. It is a natural rise and fall in economic activity. बिजनेस साइकिल के फीचर्स कुछ हैं, जी हाँ कुछ है। पहला, ये रिकरेंट है, ये बार बार होता रहता है, यस और नो? एंड ऑकर पीरियोडिकली, लेकिन कोई फिक्स पीरियड के साथ आता नहीं। दे ऑकर अगेन एंड अगेन बट नॉट एट रेगुलर इंटरवल। दे डू नॉट हैव एनी फिक्स ड्यूरेशन। तो ऐसा नहीं होगा पीक 4 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, 8 महीने का होगा। दे डू नॉट हैव अ फिक्स ड्यूरेशन। दे डिफर इन इंटेंसिटी। हो सकता है आपका एक्सपांशन ज्यादा बेटर हो और पीक थोड़ा सा ही हो, पॉसिबल है। दे आर परवेसिव इन नेचर, दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि हो सकता है कुछ सेक्टर में पीक और कुछ सेक्टर में लोअर हो, तो आप ये डिटरमाइन ना कर पाए कि एग्जैक्ट इकोनॉमी पीक पे है या नहीं। दे हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल, ये सभी इकोनॉमिक वेरिएबल्स के ऊपर इंपैक्ट डालता है। मतलब एक इंडस्ट्री में इंपैक्ट हुआ तो वो दूसरे इंडस्ट्री को भी इंपैक्ट करता ही है। एंड दे स्प्रेड फ्रॉम वन नेशन टू अनदर। कम ऑन, ये एक बार वापस पढ़ लो। पहला, दे आर रिकरेंट, ऑकर अगेन एंड अगेन। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड ड्यूरेशन, दे डिफर इन इंटेंसिटी, दे आर परवेसिव इन नेचर, कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इम्पैक्ट ऑन ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल। यस और नो? चलो जी, नेक्स्ट आता है बिजनेस साइकिल के कॉजेज क्या हैं। भैया बिजनेस साइकिल के 2 तरीके के कॉजेज होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। मोस्टली इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पॉइंट से आएंगे, ठीक है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपने अगर क्वेश्चन बैंक अभी तक मेरा सॉल्व कर लिया होगा एक बार, तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे ही है, ठीक है? तो यही इस चैप्टर की जान है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना और इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यू है वो पढ़ के चल जाना, तो इस चैप्टर में आपका काम हो जाएगा। चैप्टर के एक्सटर्नल कॉजेज क्या है? एक्सटर्नल कॉजेज वो कॉजेज है जिसका आपका कोई हाथ नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कौन कौन से कॉजेज के कारण बिजनेस साइकिल चेंज होता है? पहला, वॉर। अब सोचो ईरान इराक के अंदर में वॉर हो रहा है, तो बिजनेस साइकिल वहां का चेंज हो गया, जहां पीक पे भी जाना था वो कहां पहुंच गए? थ्रू। नेक्स्ट, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। वॉर खत्म होने के बाद भी अब जो पैसा लगेगा वो रीडेवलपमेंट पे लग जाएगा, बिजनेस पे नहीं। तीसरा, नेचुरल डिजास्टर, जापान के अंदर में हर साल होता है। चौथा, पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड पांचवा, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स के कारण ऐसा हो सकता है, ठीक है?
इंटरनल कॉजेस क्या है? नीज कहते हैं अगर इफेक्टिव डिमांड किसी भी कंट्री में चेंज हो जाता है तो आपको एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन देखने मिल सकता है। किसी भी कंट्री में अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो वहां पे एक्सपांशन या पीक्स देखने को मिलता है। किसी भी कंट्री में अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन या थ्रू देखने को मिलता है। एज पर सम इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टमेंट अफेक्ट्स द डिमांड। अगर किसी देश का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपांशन या पीक देखने को मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन या थ्रू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी एक इंटरनल रीजन होता है देश का। देश के अंदर में अगर किसी भी सेक्टर में उस गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ रहा है तो एक्सपांशन या पीक, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन या थ्रू। फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। देश के अंदर के मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी आपकी क्या करती है, डिमांड को चेंज करती है। फॉर एग्जांपल टैक्सेस, यस और नो। अगर इन्फ्लेटरी पॉलिसी है, मतलब लोगों को बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, बिजनेस को सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है, तो वो कंट्री एक्सपांशन से या पीक्स पे जाएंगी। अगर ये एंटी इन्फ्लेटरी पॉलिसी है तो वो कंट्री कॉन्ट्रैक्शन या थ्रू पे आएगी। हॉट्रे कहते हैं मनी सप्लाई से आपका क्या चेंज होता है, बिजनेस साइकिल चेंज होता है। मनी सप्लाई अगर किसी भी देश का इंक्रीज हो जाता है तो एक्सपांशन एंड पीक्स, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्शन या थ्रू देखने को मिलेगा। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर, पीग्यू कहते हैं। पीग्यू कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगर देश के जो लोग हैं ये इसको लेकर के ऑप्टिमिस्ट है तो एक्सपांशन या पीक देखने को मिलेगा। अगर वो पेसिमिस्ट है तो आपको कॉन्ट्रैक्शन या थ्रू देखने को मिलेगा। इनोवेशन थियोरी इज गिवन बाय स्लम्टर। स्कम्पीटर कहते हैं कि सर अगर न्यू इनोवेशंस आते हैं किसी भी देश में तो वहां पे एक्सपेंशंस एंड पीक्स, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्शंस एंड थ्रू। एंड निकोलस कैल्डोर का कॉब वेब थ्योरी कहता है कि प्राइजेस आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं मतलब एक्सपांशन, प्राइस नीचे जा रहे हैं मतलब कॉन्ट्रैक्शन। चलो कम ऑन वंस अगेन, एक बार इसको वापस से रीड करो। देयर आर टू कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, वॉर, पोस्ट वॉर, नेचुरल डिजास्टर, पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स। ठीक है। इंटरनल कॉजेज क्या है? पहला, एज पर नीड्स, चेंज इन द इफेक्टिव डिमांड। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स। तीसरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। चौथा, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। पांचवा, मनी सप्लाई। छठवा, साइकोलॉजिकल फैक्टर। आठवा, सातवां या आठवां, इनोवेशन। एंड लास्ट, निकोलस कैल्डोर कॉब वेब थ्योरी। क्लियर है मालिक? फिर आते हैं हम स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल पे। बताओ देयर आर कितने स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल? 4। पहला एक्सपांशन, दूसरा पीक, तीसरा कॉन्ट्रैक्शन, चौथा थ्रू। अब एक्सपांशन में क्या होता है सर? एक्सपांशन के अंदर में यू सी द राइज इन द इन्वेस्टमेंट, राइज इन एम्प्लॉयमेंट, राइज इन मनी, एंड पीपल एंजॉय अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पीक, दिस इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी। आउटपुट प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड। कंज्यूमर बिगिन टू रिव्यू देयर एक्सपेंडिचर। कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर में देयर इज अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, देयर अराइज अ ह्यूज मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड कंज्यूमर पोस्टपोन देयर एक्सपेंसेस। और आता है थ्रू, ग्रोथ रेट क्या हो जाती है बेटा? निगेटिव हो जाती है। लार्ज नंबर ऑफ लिक्विडेशंस होता है, एंड जॉब कट्स भी होते हैं। नेशनल इनकम गोज डाउन। एक बार इसको वापस से रीड करो। रने जी,
नेक्स्ट आता है इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। ये दूसरा पार्ट है जिसमें से सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं। ये सुनो, इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है जिसमें से एमसीक्यू आते हैं। देखिए, बिजनेस साइकिल जो भी चेंज हो रहा है इसमें तीन तरीके के इंडिकेटर्स मिल सकते हैं। पहला लीडिंग इंडिकेटर, दूसरा कोइंसिडेंट इंडिकेटर और तीसरा लैगिंग इंडिकेटर। अगर होने से पहले पता चल जाए वी कॉल्ड इट एज लीडिंग इंडिकेटर, होने के साथ पता चले वी कॉल्ड इट एज कॉन्करेंट इंडिकेटर, और होने के बाद पता चले वी कॉल्ड इट एज लैगिंग इंडिकेटर। क्लियर है मालिक? तो पहला लीडिंग इंडिकेटर, वेरिएबल दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंज, वेरिएबल दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंज इज कॉल्ड एज लीडिंग इंडिकेटर। इट प्रिडिक्ट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। दूसरा कॉन्करेंट इंडिकेटर, वेरिएबल दैट चेंज साइमल्टेनियसली विद द चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल, इट चेंज साइमल्टेनियसली विद द चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल। और लास्ट आता है लैगिंग इंडिकेटर, दैट चेंज आफ्टर द रियल आउटपुट चेंज, इट इज कॉल्ड एज लैगिंग इंडिकेटर। क्लियर है मालिक? एक और बार पढ़ो। डन, एंड द चैप्टर इज ओवर। चैप्टर के अंदर में क्या क्या कंसेप्ट था? पहला, व्हाट इज बिजनेस साइकिल। देखो, पहला कंसेप्ट क्या था? व्हाट इज बिजनेस साइकिल। दूसरा, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते इसमें से। कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, उसमें भी इंटरनल वाले पे ज़्यादा आते, तो वो आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से। और दूसरे क्वेश्चन आते हैं स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल पे भी क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीजें आप प्रिपेयर करके जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। यस और नो? तो हमारा एक और टॉपिक खत्म हुआ माइक्रो के रिवीजन का। अब हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज चैप्टर नंबर 2। लेकिन वो हम करेंगे जब हम ये दोनों चैप्टर के क्या कर लेंगे, एमसीक्यू। तो आपको अगले वीडियो के अंदर में दिखेगा बॉस MCQ ऑफ चैप्टर नंबर 4 एंड देन चैप्टर नंबर 5, और फिर हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। इज दैट डन? थैंक यू सो मच, बाय बाय।